नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबको क्राइम की बैक टू बैक दो कहानियां सुनाऊंगा, दो घटनाओं के बारे में बताऊंगा। और ये दोनों घटनाएं छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है सूरजपुर। इसी सूरजपुर ज़िले में 28 सितंबर की सुबह एक बड़ी दहलाने वाली एक वारदात हुई। 28 सितंबर यानी 28 सितंबर 2025, पिछले महीने की ये बात है। हुआ यूं कि कोतवाली थाना इलाके में एक गांव है लाछा, और इस लाछा गांव का रहने वाला एक शख्स सुबह सवेरे अचानक काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगा। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग थे, आसपास रहने वाले लोग थे, वो इस शख्स के घर पहुंचे और इससे पूछा कि भाई क्या बात है। वो घर से बाहर निकल आया और उसने कहा कि अंदर आकर देखो रानिया के साथ क्या हो गया। रानिया कोई और नहीं बल्कि इस आदमी की बीवी थी, जो इसी के साथ रहती थी और घर में दो ही लोग थे। तो जब आस पड़ोस के लोग बार बार इस आदमी के कहने पर और उसके रोने पर घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रानिया की गला कटी हुई लाश उसके बिस्तर पर पड़ी हुई है और आसपास काफ़ी खून बिखरा हुआ है। इस खून को देखने से और लाश की हालत को देखने से यह साफ था कि कत्ल की यह घटना अभी अभी सुबह सवेरे नहीं हुई है, बल्कि इस घटना को हुए भी कई घंटों का वक्त गुजर चुका है। अब सवाल है कि रानिया की हत्या किसने की? क्या खुद उसके पति ने, जो कि बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, या फिर बाहर से कोई आया था जिसने रानिया की हत्या कर दी और उसके पति को बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया, उस पर कोई वार नहीं किया, कोई हमला नहीं किया? ये सवाल अपने आप में एक बड़ी पहेली थी। तो अब जब लाश वहाँ मिली और मामला कत्ल का है ये क्लियर हो गया, तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कोतवाली थाने की पुलिस सुबह सवेरे 28 सितंबर के लाछा गांव पहुंची। लाछा गांव पहुंचकर उन्होंने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया और बॉडी को रिकवर कर लिया। और इसी के साथ रानिया के पति, जिसका कि निक नेम चेतन था, चेतू, उससे पुलिस ने पूछताछ शुरू की। अब पुलिस ने जब चेतू से पूछताछ की तो चेतू ने जो कहानी सुनाई वो अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली थी। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी पत्नी की हत्या कैसे हुई, किसने की, मुझे कुछ भी याद नहीं। पुलिस ने कहा नहीं, अगर याद नहीं तो ये बताओ कि हत्या रात को हुई, सुबह हुई, तुमने कब ये बॉडी देखी और कैसे तुमको पता चला? तो इस शख्स ने ये बताया कि देखिए, घर का दरवाज़ा तो बंद था और सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि ये मरी हुई है और इसका गला कटा हुआ है। इसके बाद मैं घबरा गया, फिर मैंने दरवाज़ा खोला और गांव के आसपास के लोगों को बुलाया। चेतू के इस स्टेटमेंट से, इस बयान से एक बात तो साफ थी कि हत्यारा जो भी है वो घर के अंदर है। अब घर में दो ही लोग थे, एक की मौत हो चुकी है और एक ज़िंदा है। तो फिर ऐसे में जो ज़िंदा है, जाहिर है शक की सुई उसी की तरफ जाएगी। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा ठीक है, बीती रात को यानी 27 सितंबर की रात को तुम्हारे और रानिया के बीच क्या क्या बात हुई थी और तुम लोग कब सोने के लिए गए थे, जहाँ तक तुमको सारी बातें याद है वहाँ तक की पूरी कहानी हमें सुनाओ। इस पर रानिया के पति चेतू ने जो बताया, उसने अपने आप में पूरी कहानी साफ कर दी और वो कहानी जो है वो काफ़ी हैरान करती है। असल में रानिया और उसका पति अक्सर ही साथ बैठकर शराब पीते थे और दोनों शराब के नशे में इतनी धुत हो जाते थे कि उन्हें अपना ही होश नहीं रहता था। अक्सर शराब के नशे में दोनों के बीच कहा-सुनी और लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये सिलसिला पीने पिलाने का साथ में बैठकर ये लगातार लंबे समय से चला रहा था। 27 सितंबर की जो कहानी चेतू ने पुलिस को सुनाई, उसके मुताबिक वो और रानिया हमेशा की तरह बैठकर शाम को शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद जो है उनके बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। यहाँ तक की बात जो है वो चेतू को याद था। अब पुलिस ने पूछा कि इसके आगे क्या हुआ, लड़ाई के बाद क्या हुआ? उसने कहा इसके बाद मुझे नहीं पता, मैं सो गया और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि रानिया की जान जा चुकी है, उसका गला कट चुका है। पुलिस ने जब सीन ऑफ क्राइम का बारीकी से मुआयना किया तो वहीं पर पुलिस को एक चाकू भी मिला। ये चाकू कहीं बाहर से लाया गया किसी बाहर के आदमी का हथियार नहीं था, बल्कि उन्हीं का चाकू था, इसी दंपत्ति का चाकू था जिसका इस्तेमाल वो रोज़मर्रा के काम के लिए किया करते थे। इसके बाद पुलिस ने जब चेतन यानी चेतू को और सस्टेन्ड तरीके से
हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने असली कहानी सुनाई। उसने कहा कि देखिए, मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि बीती रात जब मेरी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के बाद मैंने इसी चाकू से उसके गले पर हमला किया था और इसके बाद वो छटपटा रही थी, मुझे यहाँ तक भी याद है। लेकिन उसके बाद मुझे नींद आ गई। मुझे उसके बाद क्या हुआ इसका होश नहीं है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो मर चुकी है। अब ये कहानी तकरीबन क्लियर हो चुकी थी। कहानी ऊपर से तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं थी। मामला ओपन एंड शट था। मामला कुछ यूँ था कि ये पति पत्नी 27 सितंबर की रात को भी साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन शराब पीते पीते दोनों के बीच में कहासुनी हुई। वो कहासुनी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई और इस चेतन ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी रानिया का गला चाकू से काट दिया और उसे इतना ज़्यादा नशा था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वहीं अपनी पत्नी के बगल में ही पूरी रात निकाल दी और वो गहरी नींद सोता रहा अपनी पत्नी की लाश के बगल में। उसे ये पता ही नहीं था कि जिस तरह से उसने चाकू से अपनी पत्नी पर हमला किया है, उसका गला काटा है, उससे उसकी मौत भी हो गई है। गुस्से में उसने इस घटना को अंजाम तो दिया, लेकिन इसके बाद वो गहरी नींद सो गया और सुबह जब उसकी नींद खुली तब न सिर्फ उसकी नींद खुली बल्कि उसे होश भी आया और उसे तब इस घटना का एहसास हुआ। लेकिन चूंकि वो घबरा रहा था तो इसीलिए गांव वालों से लेकर पुलिस तक को वो पूरी कहानी पहले सच सच सीधा सीधा नहीं बता रहा था, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि उसे कुछ याद नहीं, वो रात को गहरी नींद सो गया था। लेकिन जब पूरे सीक्वेंस को पुलिस ने समझा और पुलिस ने देखा कि घर में किसी भी बाहरी आदमी के एंट्री के कोई निशान नहीं है, जो आलाए कत्ल है यानी हथियार जो है वो भी घर में ही मौजूद था, वो भी घर का ही था, और जिस तरह से खून के छींटे जो है चेतन के ऊपर भी थे और घर में हर तरफ बिखरा हुआ था, उसे देखकर ये क्लियर था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि चेतन ही था। आसपास के लोगों से जब पुलिस ने इन दोनों के बारे में बातचीत की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि हाँ, ये दोनों पीने पिलाने के आदी थे और अक्सर साथ में बैठकर शराब पिया करते थे। अब सोचिए कि ये शराब कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि इंसान जो है अपना आपा तो खो ही बैठता है कई बार गुस्से में, लेकिन उसे कुछ भी, जो बहुत ज़्यादा पीता है कई बार उसे कुछ भी सेंस नहीं रहता। वो न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भयानक नुकसान करता है। यहाँ पर तो एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसे खुद इस बात का होश ही नहीं रहा कि उसने हत्या कर भी दी है और पत्नी की लाश के साथ ही सारी रात वो सोता रहा। तो ये एक कहानी थी जो ओपन एंड शट था। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन तो नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से इस घटना को एक पति ने अंजाम दिया शराब के नशे में, वो घटनाक्रम अपने आप में शॉकिंग लगती है। अब आइए आपको दूसरी कहानी या दूसरे घटना के बारे में बताता हूँ। ये मामला रायपुर का है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। 29 सितंबर को रायपुर पुलिस को एक महिला ने बिलासपुर से फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि शहर में जो गंज पुलिस स्टेशन के इलाके में एक A1 नाम का लॉज है, उस लॉज के एक पर्टिकुलर कमरे में एक नौजवान की लाश पड़ी है। आप प्लीज़ वहाँ जाइए और उस लाश को देखिए। अगर वो लाश है, कंफर्म है, तो प्लीज़ मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी मिली है और मैं उसके बाद आप लोगों को ये बताऊंगी कि आखिर ये हुआ क्या है, लाश कैसे वहाँ पर आई है। जब रायपुर पुलिस ने ये बात सुनी तो हैरान हो गई। उन्हें लगा कि भाई मामला कत्ल का है और कोई बिलासपुर से कोई महिला फ़ोन करके बता रही है और ये भी बता रही है कि किस लॉज के कौन से कमरे में लाश पड़ी है, तो ज़रूर वो महिला इस मर्डर के बारे में या इस लाश के बारे में जानती है। तो जो पुलिस है रायपुर की, वो फ़ौरन गंज थाने की पुलिस उस जगह पर पहुंची और उन्होंने लॉज का वो पर्टिकुलर कमरा खुलवाया जिसके बारे में बताया गया था, बिलासपुर से जिसके बारे में फ़ोन आया था। और जब पुलिस ने कमरा खोला तो वाकई अंदर खून से सनी एक नौजवान की लाश पड़ी थी। नौजवान की उम्र यही कोई 18-19 साल के आसपास रही होगी और उसके शरीर पर चाकुओं के कई वार थे और ख़ासकर गला जो है वो चाकू से कटा हुआ था। क्लियर कट ये एक मर्डर का केस था। अब रायपुर की पुलिस इस मामले की गहराई में जाना चाहती थी। बिलासपुर से जिस महिला ने फ़ोन किया था उस महिला से पुलिस ने दोबारा बातचीत की और पूरे मामले को समझना चाहा और कहा कि आपने जानकारी दी है तो पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। तो उस महिला ने जो कहानी सुनाई वो कहानी अपने आप में एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है और साथ ही ये भी बताती है, दिखाती है ये कहानी
कि नए उम्र के जो लड़के या लड़कियां हैं वो कई बार किस तरह भयानक जुर्म की घटनाओं में शामिल हो जाते हैं और ज़रा सा ध्यान अभिभावकों का या उनके पालकों का उन पर से हटता है तो वो कई बार बहुत ख़तरनाक और घातक साबित होता है। ये जो महिला थी वो 16 साल की एक लड़की की माँ थी। ये 16 साल की लड़की बिलासपुर की ही रहने वाली थी और वो रायपुर के रहने वाले एक लड़के के साथ अफेयर में थी, जिस लड़के का नाम है मोहम्मद सद्दाम। तो मोहम्मद सद्दाम के साथ 16 साल की ये छोटी सी बच्ची अफेयर में थी और इसी अफेयर की बदौलत वो बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और सद्दाम बार बार ये कहता था अपनी गर्लफ्रेंड को, यानी 16 साल की उस लड़की को, कि वो अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा दे। और ये लड़की इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी, वो तैयार नहीं थी। वो कहती थी मैं तुमसे शादी करूंगी। सद्दाम इस बात के लिए राज़ी नहीं था। सद्दाम मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और वो रायपुर में रहकर कुछ किया करता था, पढ़ता था एग्जैक्टली या काम करता था, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसका अफेयर इस लड़की से किसी ज़रिए से हो गया था। आज के ज़माने में सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है लड़का लड़कियों के को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। तो बहुत मुमकिन है कि सोशल मीडिया से ही दोनों अलग अलग शहरों के लोग एक दूसरे से मिले हों और इसके बाद जब उनके बीच में रिलेशन हुआ तो उसकी बदौलत वो लड़की प्रेग्नेंट हुई। लड़की इस प्रेगनेंसी को किसी भी तरह टर्मिनेट नहीं करना चाहती थी और वो चाहती थी कि सद्दाम उसके साथ शादी कर ले। आखिरी बार वो अपने प्रेमी से बातचीत करने के लिए और उसे राज़ी करने के लिए उसके बुलावे पर रायपुर आई थी और दोनों उसी एवन लॉज में ठहरे हुए थे। लेकिन इस लड़की की जो उम्मीद थी कि सद्दाम जो उसका प्रेमी है उसकी बात मानेगा और इस रिश्ते को एक नाम देगा, बच्चे को अपनाएगा पिता के तौर पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सद्दाम अपने साथ एक चाकू लेकर आया था और 28 और 29 सितंबर की रात को दोनों के बीच इसी प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी तेज़ लड़ाई हुई और सद्दाम ने उसी चाकू को लहराते हुए इस 16 साल की बच्ची को काफ़ी डराया और कहा कि अगर उसने जो है इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया, गर्भपात नहीं करवाया, तो वो उसकी जान ले लेगा, इसी चाकू से उसकी हत्या कर देगा। दोनों प्रेमी प्रेमिका रात को लड़ते रहे और आखिरकार दोनों को नींद आ गई, दोनों सो भी गए। लेकिन आधी रात को ये जो लड़की है उसने अपने पार्टनर सद्दाम के नींद में होने का फ़ायदा उठाकर उसी चाकू से, जिस चाकू को सद्दाम लेकर आया था और इस लड़की को डरा रहा था, उसी चाकू से उसने सद्दाम का गला रेत दिया। इसके बाद उसने सुबह उठकर वो उस कमरे से निकली, कमरे का ताला लगाया, चाबी अपने साथ लेकर गई, सद्दाम का मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेकर गई, चाबी जो है वो कहीं रेलवे ट्रैक पर उसने फेंक दी और सीधे अपने घर बिलासपुर चली गई। लेकिन बिलासपुर जाने के बाद उसने अपनी माँ को पूरी घटना सच सच बता दी। यहाँ इस लड़की ने एक अच्छा काम किया। हालांकि हत्या करने के लिए मैं उसको अच्छा काम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने पेरेंट्स को चाहे जितनी भी बात बिगड़ गई हो जाकर बता दिया, ये सही था। तभी इस मामले को पुलिस तुरंत सुलझा भी पाई, उस बॉडी को भी बरामद कर पाई और बाकी इस लड़की जो कि महज 16 साल की है उसे भी पुलिस ने एप्रीहेंड किया है, यानी पकड़ा है और अब उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो है ये कमोबेश सूरजपुर वाले घटनाक्रम की तरह ही है, जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे से किसी बात पर लड़ते हैं और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की हत्या कर देता है। फ़र्क बस ये है कि उस घटना में वजह शराब थी और इस घटना में वजह जो है एक प्रेगनेंसी थी। तो ये दोनों घटनाएं अपने आप में काफ़ी खौफनाक हैं और छत्तीसगढ़ से हैं। 16 साल की उम्र काफ़ी कम होती है और इसी एज में अगर कोई लड़की इतनी ख़तरनाक वारदात को अंजाम दे और वो भी प्रेग्नेंट होने के बाद अंजाम दे, तो आप समझ सकते हैं कि नौजवान लड़के लड़कियाँ जो है कई बार अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंस से किस तरह उनके कदम बहकते हैं कि वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि किसी की जान भी ले लेते हैं। तो ये था दूसरा और पूरा घटनाक्रम। इन दोनों घटनाओं पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, उनको एक स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हीं के दफ्तर में घुसकर बेल्ट से बहुत बुरी तरह पीटा था। और क्यों पीटा था उसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ। क्यों पीटा था उसके पीछे थी
एक लेडी टीचर की कहानी जिसके हक में बेसिक शिक्षा अधिकारी हेडमास्टर को कानून तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। वो क्या कहानी है, अगर आप वो जानना चाहते हैं और उस बेल्ट वाली पिटाई के फुटेज देखना चाहते हैं तो आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। सद्दाम हुसैन साहब ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि अगर ये बात सही है तो उस टीचर को सैल्यूट है। इनका ये कहना है कि जो हेडमास्टर है जिन्होंने बेल्ट से बेसिक शिक्षा अधिकारी की पिटाई की, उनको ये सलाम कर रहे हैं। और VI गुप्ता के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी का कोई ना कोई संबंध जो है उस टीचर के साथ ज़रूर है जिसको वो गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा SB गेमिंग के नाम से एक आईडी, उन्होंने कमेंट किया है। सुनील यादव का कमेंट है। विशाल कुमार, राम कुमार जी का कमेंट है। विशाल यादव ने भी कमेंट किया है। अमित धीमान और विश्वाकर का कमेंट है। इन्होंने कहा है कि मास्टर साहब को जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए, BSA को निरस्त किया जाए और मास्टर साहब को ड्यूटी पर दोबारा बुलाया जाए। बेसिकली जिस हेडमास्टर ने BSA की पिटाई की थी वो हेडमास्टर साहब गिरफ्तार हो गए और उनको जेल भेज दिया गया। ऑब्वियसली किसी सरकारी दफ्तर में घुसकर अपने ही सीनियर अधिकारी को कोई बेल्ट से पीटने लगे तो सज़ा तो होगी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चूंकि मास्टर साहब मोरल हाई ग्राउंड पर हैं और ये माना जा रहा है कि कानून तोड़ने के लिए मजबूर किए जाने पर उनको गुस्सा आ गया था, इसलिए बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उस हेडमास्टर साहब को जेल से रिहा किया जाना चाहिए और जो इमोरल एक्ट के लिए मास्टर साहब को मजबूर कर रहे थे उन पर, उस BSA पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बिशु राय के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने भी तकरीबन वही बातें लिखी हैं। और आई वांट पीस के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कहा है कि रील के चक्कर में देश बर्बाद हो गया तो अधिकारी की औकात ही क्या है। बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा होने लगती है ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर पड़ता है। इसके अलावा कलीम गफ़्फ़ार ने भी कमेंट किया है और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।